दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। मार्केट में दोस्तों प्लस में क्लोजिंग हुई आज। निफ्टी 119 पॉइंट्स ऊपर है, 0.5% अप। निफ्टी बैंक ने 2% की तेजी दिखाई। मिड कैप ने अच्छा परफॉर्म किया, स्मॉल कैप भी तेजी को देकर बंद हो चुका है। यानी मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल, एक दिन काफ़ी बड़ी गिरावट हो गया आपके पोर्टफोलियो में, सेकंड डे आपको अच्छी तेजी मिल सकती है। यूएसडी को देखने चले तो यूएसडी फिलहाल वीक साइड पे बंद हुआ है, यानी रुपीस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहा आज के दिन। बट रुपीस स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, एफ आईज कंटिन्यूसली सेलिंग करती जा रही है। आज के दिन में आई थिंक 4 to 5 thousand करोड़ रुपीस एफ आईज ने बेचे हैं। सरकारी बैंक्स ने आज काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, 3.5% के आसपास का जंप है। एक न्यूज़ आती है जिसमें सरकार कंसीडर कर रही है और काफ़ी हाई चांसेस है कि आईडीबीआई जो बैंक है, जो सरकारी बैंक है, वो प्राइवेट बन जाए। सरकारी बैंक के प्राइवेटाइजेशन को लेकर यहाँ पे अच्छा उत्साह देखने को मिला है। स्टॉक मार्केट के अंदर सरकारी बैंक के इंडेक्स ने आज सबसे अच्छा परफॉर्म किया। निफ्टी बैंक भी अच्छा कर चुका है। प्राइवेट बैंक्स ने इतना कुछ खास अच्छा नहीं किया जितना सरकारी बैंक्स ने आज अच्छा परफॉर्म किया। गिरने वाली कंपनीज कौन कौन से सेक्टर्स की है? आईटी, मीडिया। आईटी आज भी अंडर परफॉर्म करके बंद हो चुका है। वैसे आज टीसीएस की एजीएम थी, उसके अंदर क्या क्या कुछ पॉइंट्स निकले उसको भी आगे चल के अपन इसी वीडियो में देखने वाले हैं। फर्स्ट दोस्तों अपन डिस्कस करते हैं ट्रंप को, क्योंकि ट्रंप पता ही है आपको, अभी के समय मार्केट के अंदर कुछ भी कर सकता है, कुछ भी न्यूज़ आएगी और मार्केट उस तरफ चल पड़ेगा। सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि इजराइल ने अटैक कर दिया था, जिस तरह की एक्सपेक्टेशन थी अपनी कि ईरान के ऊपर अब जो अटैक है यूएस नहीं करेगा, जो कि वैसा ही हुआ, इजराइल ने अटैक किया। उसके बाद में हमने देखा कि इजराइल और ईरान दोनों के बीच में सीज फायर हो गया। अभी तक सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है ऐसा कि आज नहीं तो कल वापस से कुछ अटैक इजराइल की तरफ से ईरान को मिल सकता है। लेट्स सी कि ऐसा होता है या नहीं होता है। साथ में आप ट्रंप की कमेंट्री पढ़ सकते हैं, जिसमें ट्रंप वापस से अच्छी न्यूज़ प्रोवाइड करना शुरू कर चुके हैं। और इसके अंदर ये सिंपली आप नोट कर सकते हैं कि जो टॉक है ईरान के साथ में चल रही है। साथ में अगले कुछ दिनों के अंदर अच्छी खबर आ सकती है, या जो भी बातचीत चल रही है उसकी जो इनसाइट्स हैं वो ट्रंप आपको बताएगा। इसके बाद में आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रंप ने कहा है कि हम बॉम्बिंग करने से बेटर है एक ऐसा डॉक्यूमेंट साइन करवा ले ईरान से जो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो। यानी ट्रंप का फोकस है डिप्लोमेसी के ऊपर कि कुछ ना कुछ अच्छे डॉक्यूमेंट्स साइन हो जाए, कुछ अच्छी डील साइन हो जाए, ताकि बॉम्ब करने की नीड ना पड़े। और इसराइल को ऐसा लग रहा है कि बॉम्बिंग करनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉम्बिंग के बिना काम नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि ईरान की जो इकोनॉमी है वो स्ट्रगल कर रही है अभी के समय, तो उनको डील साइन कर लेनी चाहिए। ठीक है, यही सब सिचुएशन है, कुछ खास हुआ नहीं है यूएस मार्केट के अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं जो ग्लोबल मार्केट है, जियो पॉलिटिकल जो अभी वॉर कंडीशन इश्यूज चल रहे हैं उसको लेकर कुछ बड़ी अपडेट नहीं है। जस्ट अभी यही बातचीत चल रही है। लेट्स सी कि मुद्दा कब यहाँ पे सुलझता हुआ देखने को मिलता है। आगे चलते हैं और यहाँ पे कुछ बड़ी खबरों को देखते हैं जो कि सीधी इम्पैक्ट करेगी इंडियन इकोनॉमी को। और न्यूज़ आती है कि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो दोस्तों फेस करती है अपने टफेस्ट टेस्ट को मोदी जी की थर्ड टर्म के अंदर। मतलब काफ़ी सारे टेस्ट हुए हैं ये जो अभी गवर्नमेंट है इसके अंडर, कोविड है, रशिया यूक्रेन है, लेकिन दोस्तों उससे भी ज़्यादा टफ टेस्ट ये है। ऐसी सिचुएशन पहले नहीं थी जहाँ पे आपके पास में एनर्जी क्राइसिस हो, एफ आई पैसे निकाल रही हो, रुपीज़ इस तरह से ड्रॉप कर रहा हो। ये जो सिचुएशन है ना, ये टफेस्ट सिचुएशन अभी के समय चल रही है। साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एफ ने कितना बेचा पैसा या कितने पैसे निकाले। अभी एक साल कंप्लीट हुआ नहीं है और अभी तो स्टार्ट हुआ है, आप ये बोल सकते हैं अपन मिड में है काइंड ऑफ। स्टिल एफ ने $30 बिलियन का माल बेच दिया। 30 बिलियन, इसको कंपैरिजन करूँ अगर मैं पिछले साल से, जो पूरा साल था उसमें 18 बिलियन का माल बेचा। अभी साल पूरा हुआ नहीं है और बहुत बाकी है। और पिछले साल की कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा एफ ने बेच दिया है। इट मीन्स रुपीज़ और भी ज़्यादा ड्रॉप कर सकता है। प्रॉब्लम्स क्या है? वीकर कंजप्शन, जनसंख्या को लेकर भी एक आर्टिकल मैंने आपके साथ में, आर्टिकल क्या है, एक रिसर्च ये वो मैंने आपके साथ में शेयर की थी, जिसको इलॉन मस्क ने भी फ्लैग किया था कि इंडिया की जो फर्टिलिटी रेट है वो काफ़ी नीचे आ चुकी है, रिप्लेसमेंट से भी कम आ चुकी है। यानी जितने लोग अभी हैं अगली पीढ़ी में शायद उतने लोग इंडिया में ना हो। इंडिया है ही कंजप्शन स्टोरी कि अपनी जो डोमेस्टिक कंजप्शन है उसके बेसिस पे इंडियन कंपनीज के अच्छे नंबर्स आते हैं। यूएस का मार्केट पूरा वर्ल्ड है, टेक कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स है, जो सर्विसेज है, जो प्लेटफॉर्म है, पूरी दुनिया यूज़ करती है। चीन के जो प्रोडक्ट्स हैं काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं यस, जो एक्सपोर्ट है चीन का वो पूरी दुनिया में होता है। इंडिया का जो मेन मार्केट है ना वो डोमेस्टिक है।
सो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी वीक कंजप्शन अभी अपन देख पा रहे हैं, फ्रेजाइल इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट अपन देख पा रहे हैं जिसमें एफआईज कंटिन्यूसली सेलिंग करती हुई देखने को मिल रही है। एनर्जी लागत अभी बढ़ चुकी है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है। अब देखिए दोस्तों, बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो प्रॉब्लम चल रही है जिसका सॉल्यूशन मिल सकता है अगर एफडीआई इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ जाए तो। लेकिन अब क्या है, एफडीआई इन्वेस्टमेंट भी इंडिया के अंदर बहुत कम हो चुका है। आई थिंक ये 99% नीचे जा चुका है। बहुत खराब न्यूज़ है और इसको डेफिनेटली एफएम को एड्रेस करना चाहिए। इस पॉइंट के ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन करना चाहिए एफएम को कि इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए कि क्या सरकार को लगता है, क्या सरकार इसको लेकर कदम उठाना चाहती है। सो आरबीआई ने डेटा डिक्लेयर किया जिसके अंदर आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि एफडीआई, सबसे पहले चलो मैं आपको ये समझा देता हूँ एफडीआई क्या होता है। एफआईज आपको बताइए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। एफपीआई आपको बताइए, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, यानी पोर्टफोलियो के अंदर वो इन्वेस्ट करते हैं जिसमें इंडियन स्टॉक्स होते हैं, बॉन्ड होते हैं। वो मेजर जो उनका काम है ना वो पैसे कमाना होता है, रिटर्न्स कमाना होता है। एफडीआई इज डिफरेंट। एफडीआई को समझो सबसे पहले। एफडीआई एग्जाम्पल देते हैं अपन, जैसे यहाँ पे टोयोटा मोटर कंपनी है, ये बाहर की कंपनी है लेकिन ये इंडिया में अपना प्लांट लगाती है। तो इसने क्या किया, इंडिया में इन्वेस्ट किया। वहाँ की जो करेंसी है, चाहे वो यूएस कंपनी हो या फिर कोई कुछ और कंपनी हो, अपनी जो करेंसी है जो रुपीस के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रांग है, वो रुपीस मतलब इंडिया में लेकर आ रही है। ठीक है। सेकंड आप देख सकते हैं वॉलमार्ट, इसने इन्वेस्ट किया था फ्लिपकार्ट के अंदर। सो ये जो बाहर का पैसा है एफडीआई के जरिए जो आ रहा था इंडिया के अंदर, 99% वो बंद हो चुका है ना। बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में दिखाऊं, एफडीआई का मतलब ये होता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करती है, ओनरशिप लेती है, कंट्रोल लेती है कंपनी। और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, स्टॉक्स बॉन्ड जो अपन बाय करके सेल करते हैं उस बेसिस पे। सो एफडीआई मैटर क्यों करती है, क्योंकि ये जॉब को क्रिएट करती है, नई टेक्नोलॉजी इंडिया में लेके आती है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाती है, इंफ्रा बिल्ड करती है। सो यहाँ पे डेटा आपके सामने है, सिंपली आप नोट कर सकते हैं कि अभी एक साल पहले कितना इन्वेस्टमेंट था, 28 बिलियन का, 28 बिलियन का। उससे पहले 49 बिलियन का। पीक पे अपन थे 2020 के बाद में 64 पर। उससे पहले भी अगर आप देखोगे ना तो ग्रेजुअली ये बढ़ रहा था, 36 के बाद में 24, उसके बाद में वापस 44, 39, उसके बाद में 64। तो अल्टीमेटली ग्रोथ थी। अब यहाँ पे देखो डी ग्रोथ शुरू हो चुकी है और ऐसी डी ग्रोथ है कि 64 से घट के हम 1 बिलियन के आसपास आ चुके हैं, जो कि दोस्तों बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। सो देखते हैं सरकार इसके ऊपर क्या कहती है। बेसिकली ये फिलहाल आरबीआई डेटा है, आपको क्या कहना है इसके ऊपर आप नीचे कमेंट करके लिख सकते हैं। सो निफ्टी डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है, नेगेटिव है। थोड़ा सा निफ्टी ऊपर जाता है गिरने के लिए। आज भी निफ्टी नीचे था बट आखिरी में निफ्टी ने थोड़ी सी अच्छी क्लोजिंग दे दी है, बाइंग कर दी है। बाकी मार्केट वीक है ब्रॉडर लेवल पर अगर हम इसको देखें तो। नहीं दोस्तों, ये गम भुलाने का टाइम नहीं है। ये इमेज आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि कार्ल्सबर्ग अपना आईपीओ लेकर आने वाला है इंडिया में। ठीक है। और इसको अप्लाई जो भी करना चाहेगा इन्वेस्टर वो सिंपल है, जीएमपी देखेगा और उसके बेसिस पे अप्लाई करेगा, क्योंकि भी मार्केट कंडीशन सही नहीं है लेकिन फिर भी कुछ बड़े आईपीओ अभी निकलने वाले हैं। सो कार्ल्सबर्ग आप देख सकते हैं एक बियर कंपनी है जिसके अंदर 6600 यानी 6600 करोड़ का डीआरएचपी फाइल किया जा चुका है। और ये जो कंपनी है ना, इंडिया का 22% मार्केट शेयर ओन करती है एल्कोहल के अंदर, 22% का बहुत बड़ा मार्केट है। सो यहाँ पे कंपनी की कोशिश ये है कि इंडिया के अंदर अपने आईपीओ को लॉन्च करे। अब देखो एक और क्वेश्चन ये आ सकता है कि वीबीएल में तो तेजी आएगी ना इसके बेसिस पे। देखो वीबीएल जो कार्ल्सबर्ग में इन्वेस्ट कर रहा है या फिर कार्ल्सबर्ग के साथ में काम कर रहा है वो साउथ अफ्रीकन मार्केट के अंदर कर रहा है, इंडिया में नहीं कर रहा है। सो वीबीएल कोई कार्ल्सबर्ग का प्रोडक्ट नहीं लेके आने वाला है, वो सब साउथ अफ्रीका में होगा। सो इंडिया का जो कार्ल्सबर्ग है वो अलग है और वीबीएल अलग है, तो इसको इसके साथ में मर्ज नहीं करना है। सेकेंड क्वेश्चन आया था कल कि स्पेस एक्स आईपीओ बहुत चर्चा में अभी यूएस मार्केट के अंदर, अगर आप फॉलो करते हो तो क्या ये अपन अप्लाई कर सकते हैं। देखो पहली बात तो अप्लाई अगर आप करोगे ना तो भी मिलने के चांसेस तो है नहीं, ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। ठीक है। सेकंड आपके पास में एक इंटरनेशनल ब्रोकिंग अकाउंट होना चाहिए, चार्जेस भी ज़्यादा लगते हैं। आपको आईपीओ मिल गया, उसके ऊपर टैक्स भी भारत सरकार आपसे ज़्यादा लेगी, तो आईपीओ लगाना अप्लाई करना मेरे हिसाब से सेंसिबल नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं वहाँ पे भी स्मॉल
फ्री फ्लोट को लेकर चिंता है कि इसको इंडेक्स में डाले या नहीं डाले। स्मॉल फ्री फ्लोट का मतलब ये होता है कि पब्लिक के लिए जो ट्रेडिंग होती है स्टॉक मार्केट के अंदर, वो स्टॉक काफ़ी कम अवेलेबल होना है। स्मॉल फ्री फ्लोट यानी मैक्सिमम जो कंपनी के स्टॉक्स है ना वो प्रमोटर के पास में है और वो ट्रेडेबल नहीं है, वो बाय सेल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अभी आईपीओ मार्केट के अंदर चल रहा है। अब दोस्तों टीसीएस पे आते हैं। अब देखो ये बहुत बड़ी खबर है, एआई को लेकर जो भी आईटी कंपनी में निवेशित है या निवेश कर रहा है या करने की प्लानिंग कर रहा है, वो एक बार आप इसको जरूर से देखिएगा। एजीएम हो चुकी है, ठीक है, साल की जो मीटिंग जिसके अंदर बहुत सारी इनसाइट कंपनी बताती है कि हम क्या कर चुके हैं, हम क्या करने वाले हैं। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं जो कंपनी के चेयरमैन है मिस्टर चंद्रशेखरन, इन्होंने कहा है कि टीसीएस ने वर्स्ट देखा है, मतलब बहुत बुरा बुरा देखा है। इसका मतलब क्या है, कंपनी ने काफ़ी सारे डिस्ट्रप्शन देखे हैं, काफ़ी सारे टेक डिस्ट्रप्शन फेस किए हैं, जिसके अंदर इंटरनेट के अंदर क्लाउड है और भी काफ़ी सारी चीज़ें आई है, जो चेंज ऑटोमेशन है, ये सब चीज़ें काफ़ी फेस किया आईटी कंपनीज ने। जो भी इन्वेस्टर 25-30 साल से इन्वेस्टेड है उनको पता ही है कि कंपनी ने क्या क्या फेस किया है। सो इसका मतलब यह है कि कंपनी बताने की कोशिश की है कि हमने बुरे से बुरी सिचुएशन फेस की है, एआई को भी हम फेस कर रहे हैं। अभी यहाँ पे है क्या, ट्रांजिशन फेस होता है। इसका मतलब ऐसा फेज जिसमें अडॉप्ट किया जाता है एआई को, और जब एआई अडॉप्ट हो जाता है उसके बाद में फिर जो आईटी कंपनीज है अच्छा करती है। मतलब आईटी कंपनी आप ये मान के चलो कि एआई प्रॉपरली अगर आ जाएगा पूरी दुनिया के अंदर फंक्शनल बेसिस पे, तब जाके उसके बाद आईटी कंपनी उनको अडॉप्ट करेगी। समझ रहे हो बात, टाइम लगेगा काफ़ी। तो उसके बाद में कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि जो एआई है ये एक्सपेंड करेगा आईटी इंडस्ट्री को। सो जो भी लोग ये कह रहे हैं कि आईटी इंडस्ट्री खराब हो जाएगी, आईटी की इंडस्ट्री डूब जाएगी एआई आने के बाद में, ऐसा नहीं है। कंपनी के चेयरमैन को तो ऐसा नहीं लगता है। ठीक है, सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार अपन देख लेते हैं, समरी देख लेते हैं कि मीटिंग के अंदर क्या कुछ कहा है। सो फर्स्ट आप देखिए, कंपनी ने ये कहा है कि 28-30 में जितना भी रेवेन्यू है कंपनी का 100% वो आएगा एआई कंपोनेंट से। अब ये न्यूज़ सुन के तो मार्केट काफ़ी उसको रिएक्शन दे सकता था, बट एक्चुअली देखा जाए तो उसको नेगेटिवली देखा जाएगा, क्योंकि जो कंपनी का अभी ट्रेडिशनल काम है ना 28-30 में एक तरह से ख़त्म हो जाएगा। सो जो आईटी कंपनीज एआई को अच्छे से अडॉप्ट नहीं कर पाई उनका तो खेल ख़त्म है। तो ये एक चिंता का विषय है कि 28-30 में सब कुछ एआई। अब जो आईटी कंपनीज आगे है, एग्जाम्पल परसिस्टेंट, कोफोर्ज, डेफिनेटली उनको एक बेनिफिट मिलेगा सबसे आगे रहने का, तो उनकी वैल्यूशन अच्छी है और उनके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए अगर आप आईटी कंपनी में कुछ देखना चाहते हैं जहाँ पे ग्रोथ अच्छी मिल सके। इसके बाद में आप देखिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि इक्वल नंबर हो जाएंगे एआई एजेंट और एम्प्लॉय के सून। ये भी चिंता का विषय है, पॉजिटिव नहीं है। क्योंकि स्टॉक नहीं चल रहा, इसलिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि कॉमन सेंस वाली बात है कि एआई एजेंट क्या होता है, कोई इंसान नहीं होता है, कोई जॉब करने वाला व्यक्ति नहीं होता है। एआई एजेंट प्रोग्राम ही होता है एक तरह से, एआई जो एजेंट का काम कर लेता है पूरा। पहले क्या होता था कि आप चैट में कुछ लिखोगे कि ये प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हो पाया, कि कहाँ पे है मेरा प्रोडक्ट, तो वो एआई एजेंट बता देता था, ये छोटे छोटे काम करता था। अब वो आपकी मेल पढ़ सकता है, आपकी कंप्लेंट पढ़ सकता है, उसको आगे एस्केलेट कर सकता है, वो एआई एजेंट कर सकता है। सो जितने एम्प्लॉयज अभी है ना कंपनी के अंदर, उतने ही एआई एजेंट बनने वाले हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है, देखते हैं कंपनी कैसे इसको लेती है। बाकी फिलहाल आप देख सकते हैं कि कंपनी ने ये भी बोल दिया है कि हम और हायरिंग नहीं करेंगे, जितना वर्कर अभी हम ले रहे हैं उतना नहीं करेंगे, क्योंकि एजेंट आ चुके हैं, एआई एजेंट आ चुके हैं, जो प्रोग्राम है वो आ चुका है अपने पास में। तो जो भी आईटी कंपनी इसमें जॉब करते हैं अपनी स्किल को थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश करिए, क्योंकि मार्केट अभी फेवर में नहीं है आपके। साथ में आप देख सकते हैं कि मेंशन कर रखा है कि एक बार जब ट्रांजिशन कंप्लीट हो जाएगा तो नई अपॉर्चुनिटी होगी हायरिंग की। तो जो भी एम्प्लॉयज़ है अपने आप को इम्प्रूव करिए एआई के अंदर, जब ये आप आगे चल के सर्वाइव कर पाओगे। सो ये पॉइंट है। सो देखिए दोस्तों, गेम किस तरह से टेक में चेंज होता है। यहाँ पे आपने देखा बूस्ट 100% ऊपर टीसीएस, और उसके बाद में 53% नीचे। इसका मतलब यह है कि अभी जो भी खरीद रहा है वो फॉलिंग नाइफ को कैच कर रहा है, क्योंकि नहीं बनेगा पैसा फिलहाल। अभी आपको पता चलेगा कब बॉटम बनता है, कब रिकवरी आती है। क्या पता वी शेप रिकवरी हो, क्या पता इस तरह से यू शेप बड़ी रिकवरी हो, बट रिकवरी अभी नहीं है, पॉसिबल नहीं है। सो ठीक है, कॉन्ट्राबैट जो ले रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं, म्यूचुअल फंड अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि वो इमोशंस के हिसाब से काम नहीं करते। बट रिटेल इन्वेस्टर्स को मेरे हिसाब से उन्हीं कंपनीज में फोकस रखना चाहिए जिनके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं और अच्छे आने की संभावना है।
सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले 2 वीडियोस को आप देखना, कल मैंने आपको दिए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टॉक्स के ऊपर बातचीत की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।